अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। पेश है कहानी कनीज़ की 33वीं किस्त। वो दिन इतवार का था। सुबह के 6 बजे थे। प्राइवेट सर्जिकल हॉस्पिटल का बाहरी सहन इब्राहिम सरकार के ख़ानदानी अरकान, मुलाजिम व मुलाजमाएँ, रिश्तेदार व खैरखाहों से खचाखच भरा था। अगर ख़ास शख्सियतों में से कोई मौजूद न थे तो वो इस्माइल सरकार थे, जिन्होंने अपनी नादानी के सबब जो ज़बरदस्त गलती की थी उसका गम गलत करने के लिए शराब के नशे में हवेली पर बदहवास पड़े थे। उसी वक्त डॉक्टर की टीम इत्मीनान बख्श अंदाज में बाहर आई तो डॉक्टर रागिनी द्विवेदी ने बताया कि बाबू को लगने वाला ये ज़ख़म ऐसा था कि ऑपरेशन में काफ़ी एहतियाती मेहनत करना पड़ी। अगरचे हम कुशल सर्जरी करने में कामयाब रहे, लेकिन फ़िलहाल वो अचेतावस्था में है। कुछ ख़ास दवाओं के असरात के सबब वो संभवतः 6 घंटे तक बेहोशी की कैफियत में ही रहेंगे, किंतु ख़तरे से बिल्कुल बाहर हैं। इस बार इलाज में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग सकता है, क्योंकि गले के प्रभावित हिस्से का कीमा बन गया था। अतः उनके शरीर के दूसरे अंग से थोड़ा गोश्त लेना पड़ा है। अख्तर हुसैन ने फ़ौरन पूछा, इससे उस दूसरे अंग को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? रागिनी ने कहा, नहीं सर, सर्जरी में अक्सर ही ऐसा किया जाता रहा है। आप लोग बिल्कुल ही चिंतित न हो। इब्राहिम सरकार अलग से ही सबों को इस तरह देख रहे थे जैसे किसी शिकारी के चंगुल से बचकर भाग निकलने वाले कोई मजलूम शिकार हो। बहरहाल लोगों की बेचैनी और बेबसी के मद्देनज़र डॉक्टर द्विवेदी ने वार्ड रूम के गेट पर खड़े कंपाउंडर को कुछ इशारा किया तो वो फ़ौरन कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर घंटी बजी और दूसरे ही लम्हा हेड नर्स अंबिका त्रिपाठी ने गेट खोलकर पर्दे को पूरी तरह एक जानिब सरका दिया। लोगों ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन सिस्टर ने इल्तजा आमेज लहजे में सबों को मना कर दिया। तस्करान के पूरे गले पर काफ़ी मोटी बैंडेज की हुई थी। पाँव में अद्वियात शुदा सलाइन के नीडल लगे थे और नाक मुंह पर ऑक्सीजन के आलात फिट थे। लेकिन ख़ास बात यह कि चेहरा बिल्कुल जर्द यानी पीला पड़ गया था। दोनों सास बहू यानी साजदा खातून व मसव्वेरा बेगम और उनकी रिश्तेदार खातीन आगे ही खड़ी थीं, लिहाजा जर्द चेहरा देखकर किसी मैयत का तस्वूर हुआ और वो सभी बिलक बिलक कर रोने लगी। मिस द्विवेदी ने फ़ौरन उन सबों को प्यार और हमदर्दी से समझाया कि ज़रा भी शोर शराबा न होने पाए। सिस्टर ने कहा, ऐसे मरीज़ के लिए इंतज़ामिया की जानिब से वार्ड रूम खोलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती है जब तक मरीज़ मुकम्मल तौर पर होश में ना आ जाते, बल्कि ऐसे मरीज़ को नीम रोशन कमरे में रखने का हुक्म है। मगर आप लोगों की बेचैनी और सरकार के मर्तबे का ख्याल रखते हुए हमें ये रिस्क उठाना पड़ रहा है, लिहाजा कम अज़ कम आप लोग शांति बनाए रखें, वगैरह वगैरह। चुनांचे सुबह के 9 बजे तक इब्राहिम सरकार के साथ पूरा हवेली के कुर्ब अजवार के बाशिंदगान भी यके बाद दीगरे आते रहे और वार्ड रूम के बाहर से ही तस्करान इब्राहिमी को इन्हिमाक से देखते और इसके फ़ौरन बाद उनकी निगाहें खामोश अफसुर्दा बैठे इब्राहिम सरकार के चेहरे पर मरकूज़ हो जाती। जवाबन इब्राहिम उन्हें इशारतन हो या सरगोशी में अपने बच्चे की हालात व कैफियत की बाबत मुख्तसर खुलासा करके उन्हें तसल्ली दिलाने की कोशिश करते। हर शख्स लम्हों वहाँ रुकता और फिर सोगवार कैफियत में उनसे रुखसत होने लगता तो वो उनसे दुआओं की दरख्वास्त करना न भूलते। उनकी मौजूदा कैफियत के सबब कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जिसके दिल को सदमा नहीं पहुंचता रहा हो। गुजरते वक्त के साथ सुबह के 10 बजे 4 रिक्शों पर सवार कुछ खातीन कंपाउंड में दाखिल हुईं। उनमें से एक में हुसना बेगम और उसकी बहू नूर आयशा थी, दूसरे में कुरैशा बानो अपने बच्चों के साथ आई थी, तीसरे में इरफाना बेगम व सलमा खातून और चौथे रिक्शा में नकाब पोश कनीज़ व कशिश थी। इब्राहिम सरकार कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे। सभी खातीन ने बाअदब उन्हें सलाम किया और ठिठक कर उनके करीब रुक गईं तो इब्राहिम ने कहा, अगर आप लोग खामोशी बरकरार रख सकें तो अंदर जाकर देख सकती हैं। यूँ तो सबों की आंखें अश्कबार थीं, लेकिन थीं वो लोग बिल्कुल खामोशी।
बेगम इब्राहिम व उनकी बहू मसव्वेरा बेगम वार रूम में ही थी। बेगम आहिस्तगी से उठकर चौखट पर आ गईं और कनीज को पुरखलूस निगाहों से देखने लगी। कनीज ने निकाब हटाया, उसका चेहरा आंसुओं से तर था। बकिया खातिन भी अंदर जाकर खामोशी के साथ तस्करान के सरापा पर निगाहें गाड़ दी। कनीज बेड के करीब जाकर खड़ी हो गई और अपने मुंह में तकरीबन दोपट्टा का आंचल ठूंस लिया था। तस्करान का जर्दी माइल चेहरा देखकर वो इस कदर मुस्तरिब हो उठी थी कि वहां पर रुकना या अपने महबूब के चेहरे पर निगाहें जमाए रखना उसे बेहद मुश्किल हो रहा था। वो सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई वार्ड रूम के खुले हुए जनूबी दरीचा के पास चली गई और दूर तक उसकी बेताब निगाहें बाहर के माहौल में भटकने लगीं। ऐसे में उसे अपने महबूब के साथ गुजारे हुए मुख्तलिफ लम्हात याद आने लगे। कभी फार्म हाउस की इमारत तो कभी ब्रह्मपुरा की हवेली में गुजारे हुए लम्हात, कभी नारायणपुर रेलवे स्टेशन से दूर मशरिक में हरी भरी वादियों से गुजरती हुई झील के किनारे बिताए हुए लम्हों की यादों में इसके नाजो नखरे और तस्करान की सादगी व संजीदा बातें। लिहाजा उसके दिलो दिमाग में इज़्तराबी लहरें हिलकोरे मारने लगे थे। इसलिए इसने अपना सर खिड़की के जंगले पर टेक दिया। ताहम ज़ब्त के बावजूद इसकी दबी दबी सी सिसकियों के सबब उसका पूरा जिस्म लरजने लगा था। बेगम इब्राहिम की निगाहें यखलख्त कनीज पर ही टिकी थी। वो उसकी मौजूदा कैफियत को बखूबी समझ रही थी। हालांकि उनके गम भी कम नहीं थे, क्योंकि तस्करान इब्राहिमी उनकी औलाद और इकलौते वारिस थे। मगर एक औरत होने के नाते वो ये भी सोचने पर मजबूर थी कि कनीज का मुस्तकबिल गरचे तारीख है, लेकिन उसे फरामोश करके खुद इत्तमादी ऐसी कि ये लड़की उनके पोता को अपनी ज़िंदगी का मेराज तस्लीम किए बैठी है। लिहाजा इसका गम बालातर होना लाजमी है, क्योंकि उनके पोता भी कनीज की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हैं। लिहाजा इसमें कहीं से किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि तस्करान ने इससे बहुत सारे वादे वईद किए होंगे। चुनांचे बेगम के जहन में भी अपने अजीम शौहर इब्राहिम सरकार की ही तरह मोहब्बत व हमदर्दी का एक आध गौशा इसके लिए मौजूद था, और वो भी उसे बेकसूर और मासूम समझ रही थी। बहरसूरत वो आहिस्तगी से उठी और उसके करीब जाकर उसकी पुश्त पर हाथ डाला तो कनीज ने आहिस्तगी से सर उठाकर उनकी जानिब देखा। उसका चेहरा अश्कों से धुलता जा रहा था। बेगम ने सरगोशी में कहा, मत रो लाडली, अपने छोटे सरकार की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सिर्फ दुआएं करो। कनीज मज़ीद बेताब हो उठी। लिहाजा बेगम ने उसे अपने गले लगाते हुए हथेली से उसके होंठों को दबाए रखा कि कहीं उसके ज़ब्त का बांध टूट न जाए, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक गहरी खामोशी की ज़रूरत थी। बहरहाल तस्करान की तीनों मामियाँ तो रात से ही यहाँ मौजूद थीं, जो इब्राहिम सरकार के समझाने के बावजूद भी हवेली पर वापस जाने के लिए टस से मस नहीं हो रही थीं। अब उन सबों के बेटे बेटियां भी सोगवार कैफियत में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तस्करान के तीनों मामू जान भी रात से यहाँ मौजूद थे, जो ज़रा भी नहीं हिले थे। इब्राहिम सरकार अपने सामने सतून से टेक लगाए उकड़ू बैठे बदरुद्दीन को बगौर देखते हुए कुर्सी से उठे और आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम आगे बढ़ते हुए रुककर बदरुद्दीन को करीब बुलाया। वो फुर्ती से उठा और उनके करीब गया तो वो सरगोशी में बोले, बेटे बदरुद्दीन, भूख प्यास तो कतई नहीं है, लेकिन चाय की तलब शिद्दत अख्तियार कर रही है, थोड़ी ज़हमत करें। बदरुद्दीन दरमियान में ही बोल उठा, हुक्म करें सरकार, अपने ग़ुलाम के लिए ऐसे अल्फाज, ऐसी इल्तिजाइया बातें न करें कि मैं शर्म व हया से ज़मीन में गिर जाऊँ। इब्राहिम ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ से गाउन की जेब से 100 रुपये निकाल कर
थमाते हुए कहा, यहाँ मौजूद तमाम लोगों के लिए चाय का इंतज़ाम करो बेटे। बदरुद्दीन तेज़ी से कंपाउंड गेट की जानिब बढ़ने लगा। चुनांचे चंद लम्हे बाद ही होटल के मुलाजमीन चाय के साथ हाजिर हुए तो कनीज़, कशिश और मसव्वरा बेगम के अलावा सारे लोगों ने चाय पी। इब्राहिम सरकार व अख्तर हुसैन ने बैक वक्त 2-2 कप चाय पी। चाय का दौर ख़त्म होते ही तश्करान के अंदर सुगबुगाहट हुई और जिस्म में थोड़ी हरकत भी हुई, लिहाजा हॉस्पिटल स्टाफ के लोग अलर्ट हो गए। थोड़े तवक्कुफ के बाद उसने कराहते हुए एक लंबी अंगड़ाई ली तो डॉक्टर रागनी ने नाक मुंह पर पड़े ऑक्सीजन के आलात आहिस्तगी से हटा दिए। उसने कई बार लंबी सांसें ली और पलकें खोलते हुए अपनी आंखें नचाकर इधर उधर देखा। पहले एक हाथ से अपना सर टटोला, अंगुलियों के जरिए इसे सर के खुश्क जख्म का एहसास हुआ। फिर गले पर पड़े दबीज बैंडेज को टटोलते हुए उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हो गए। चेहरे के तासुरात और उसकी बदलती रंगत व कैफियत उसके सोच व ख्यालात या यूं कहें कि मौजूदा हालात पर उसके गौर व फिक्र की अलामत जाहिर करने लगे। डॉक्टर रागनी ने मामूली मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर सिन्हा को देखा तो वो इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी मगर खामोशी रहे और नर्स व कंपाउंडर मानीखेज निगाहों से डॉक्टरों का चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगे। बाहर शहर में लगी भीड़ अंदर वार्ड रूम में शरारत कर गई। बेगम इब्राहिम व बेगम इस्माइल दिल ही दिल अल्लाह पीर मनाती हुई बेड के करीब आ गईं। यही कैफियत कनीज़ व कशिश की भी थी जो बेड की दूसरी जानिब खड़ी थी। डॉक्टर रागनी ने मुस्कुराकर इब्राहिम सरकार की आंखों में झांकते हुए कहा, बड़े सरकार को मुबारक हो। इब्राहिम ने जवाबन कहा, मुझे कैसी मुबारकबाद बेटी, मुझे तो पहले ही से उम्मीद थी कि मेरे पोते को कुछ नहीं होगा। अपने बाप दादा की अता करता बेइंतहा दौलत व आला तरबियत के बदौलत कभी किसी रंजो मसाइब की इब्राहिम जलालपुरी को हवा भी नहीं लगी। अलबत्ता अब इस उम्र में आकर मेरे पोते की आरज़ू और इन्हें पहुंचने वाली अजियत ने हमें नीम जान बना दिया है। बावजूद इसके मुझे इनकी पहली सी ज़िंदगी चाहिए, बल्कि उससे भी हद दर्जे बेहतर, और इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी होगी, जो भी कुर्बानी देने की ज़रूरत होगी, तैयार हूँ मैं। सारे लोगों की निगाहें कभी इब्राहिम सरकार के चेहरे और कभी तस्करार की सूरत पर गर्दिश करती रही थी। आखिर में इब्राहिम सरकार ने कहा, बेटी रागनी, मुबारकबाद की मुस्तहक तो मेरे ख्याल से वो लोग हैं जिनकी आहों ने व आंसुओं ने इब्राहिम के मजबूत दिलो जज्बात को हिला कर रख दिया है। उन्होंने अपनी जानिब अश्क आलूद निगाहों से देख रही बहू मसव्वरा बेगम का चेहरा बगौर देखा। फिर लम्हा भर बाद ही उनकी निगाहें कनीज़ के चेहरे पर जाकर ठहर गईं तो इब्राहिम सरकार से निगाहें चार होते ही कनीज़ की पलकें झुक गईं। पल भर में उसकी आंखें उसकी निगाहें अदले इब्राहिम से बहुत कुछ कह गई थी। मज़े की बात तो ये थी कि इन तमाम बातों के बावजूद सिर्फ दोनों डॉक्टरों के अलावा उस वक्त तक किसी को ये एहसास नहीं हो सका था कि तश्करान की याददाश्त वापस आ चुकी है। तश्करान की आंखों की सरगर्दा पुतलियों ने सब कुछ देखा और देख रही थी। दादा हुजूर की बातें वो बखूबी सुन समझ रहा था, लेकिन उसकी खामोश तबीयत के सबब ऐसा कोई इशारा नुमाया तौर पर जाहिर नहीं हुआ था जिससे आम आदमी को उसकी याददाश्त की वापसी का यकीन हो सके। तश्करान ने पलकें बंद कर रखी थीं और बार बार वो अपने गले पर बंधी पट्टी को टटोल रहा था। तब मिस रागनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सरकार को मुबारकबाद इसलिए भी दी थी कि हमारे अनुमान के मुताबिक बैरिस्टर साहब की याददाश्त इस ताज़ा तरीन हादसा के सबब वापस आ चुकी है। यह सुनकर इब्राहिम सरकार इस तरह चौंके कि तकरीबन वो अपनी जगह उछल ही पड़े। उसी असना तश्करान ने पलकें खोली और अपने पायताने में खड़े दादा जान से पूछा, दादा हुजूर, मुझे चोटें तो सर में आई थीं, ये ज़ख्म कैसे लगा? तमाम लोगों की आंखें फटी जा रही थीं। डॉक्टर रागनी मुस्कुराती हुई झुकी और अपने होंठ तकरीबन उसके होंठों से लगाकर बोली, आपके अब्बा हुदूल के घोले ने आपको काट लिया था।
अगरचे हैरत और इस्ताजाब में डूबे हुए लोग सोगवार लोगों के चेहरे मैडम की तुतली आवाज़ पर खिल उठे। तस्करान के होठों के किनारे मामूली मुस्कान आकर चली गई, लेकिन हॉस्पिटल के सभी अराकीन बेअख्तियार हंसने लगे, खुद डॉक्टर रागनी भी। बेगम इब्राहिम अपने शौहर की बाहों में समाती हुई उन्हें इस तरह कसकर पकड़ लिया जैसे वो बदहवासी की कैफियत में हो, और इब्राहिम सरकार फर्द जज्बात से मगलूब होकर इस तरह सरसार हो उठे कि छोटे बड़े तमाम मर्द व खातीन की मौजूदगी से बेनियाज होकर अपने होठ बेगम के होठों पर रखकर उसे चूमते हुए बोले, लीजिए बेगम, आपको आपका पोता और बहू को इनका बेटा मुबारक हो। वो अगरचे थोड़ी शर्माई हुई थी, ताहम शौहर के बेबाक अंदाज और इजहार मुस्तरत व मोहब्बत खुद भी सरसार थी। इब्राहिम की उस वक्त न जाने किन ख्यालात में पागलों जैसी कैफियत हो रही थी। वो फौरन बेड की जानिब झुके और पोता का एक पैर हाथों में लेकर अपने होंठ उसके तलबे पर गाड़ दिया। वारी मोहब्बत। तस्करान के होठों पर बेबस मुस्कान आई और चली गई। उसने पलकें बंद कर ली, ताहम उसकी बंद पलकों के अंदर से 2 कतरे अश्क निकलकर उसकी कनपट्टी पर फैल गए, जिसे उसकी मां मसव्वरा बेगम झुककर अपने आंचल से पोंछने लगी थी। डॉक्टरों का इशारा पाकर अख्तर हुसैन ने इब्राहिम सरकार का बाजू थाम लिया और उन्हें लेकर बाहर की जानिब बढ़े तो ताक़ुब में बदरुद्दीन कामरान, मर्द रिश्तेदार व मुलाजमीन और जेंट्स डॉक्टर कंपाउंडर सभी बाहर चले गए। अंदर सिर्फ खातीन व लड़कियां, डॉक्टर रागनी और नर्सें ही रह गई थी। बहरहाल थोड़े तवक्कुफ के बाद अचानक तस्करान ने आंखें खोलकर छत को घूरते हुए कहा, कशिश, और वो जी कहती हुई फुर्ती से उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। तो तस्करान बुझे लहजे में बोला, अगर दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल पैदा न हो तो अर्ज करूंगा कि फ़िलहाल कनीज़ को लेकर काशाना पर चली जाओ, क्योंकि इससे निगाहें मिलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उसकी बातें सुनकर कनीज़ का दिल डूबने लगा और आंखें पिघलने लगी थी। उसने दुपट्टा से होंठों को दबा लिया, ताहम आंखें बेतहाशा बरसने लगी थी। जवाबन कशिश रुधी हुई आवाज़ में बोली, छोटे सरकार का हुक्म सराखों पर, जैसी हुजूर की मर्जी। अंदर से बाहर तक बैठे या खड़े हुए तमाम लोगों के कान खड़े हो चुके थे। तस्करान ने अपनी पेशानी पर बाजू फैलाते हुए कहा, मोहतरमा जमीला बेगम की वापसी और दादा हुजूर के फैसले का इंतज़ार करना नहायत लाजमी व ज़रूरी है कशिश। वैसे पता नहीं क्यों मुझे खुद भी महसूस होता है कि आली जनाब इब्राहिम सरकार के सुराग रसा मुंतिक और अदल की रोशनी में जमीला बेगम ज़रूर ही बेनकाब हो जाएंगी। यकीनन अचानक बाहर से इब्राहिम सरकार की गरजदार आवाज़ आई। जमीला की नब्ज़बाजी तो मैंने उसी दिन कर ली थी जिस दिन वो इस्माइल सरकार की ज़ात पर भूतान तराशी करने हवेली पर आन पहुंची थी, मगर उस सख्त जान औरत को उसके इंतकाम का भूत मगर उस सख्त जान औरत पर उसके इंतकाम का भूत सवार था, जिसे समझने में हमसे देर हो गई और उसने तकरीबन अपना इंतकाम पूरा भी कर लिया। लेकिन अब इब्राहिम की बारी है। बासूरत कशिश जब कनीज़ को लेकर बाहर निकली, कुरैशा ने उसे काशाना की चाबी थमा दी और कशिश ने जमीला की कोठी की चाबी इरफाना को दे दी। उस वक्त दोनों बहनों के चेहरे बेनकाब थे और कनीज़ की निगाहें ज़मीन में गड़ी थीं। उसकी कैफियत बेयारो मददगार किसी बेसहारा और यतीमा जैसी थी, लिहाजा उसकी मौजूदा कैफियत को देखकर कम से कम बदरुद्दीन कामरान अली अहमद और मुलाजिम अब्दुल रहीम मंसूरी लोगों से अपनी अपनी आंखें चुराने लगे थे। और पता नहीं उस वक्त इब्राहिम सरकार के जहन में क्या चल रहा था कि
क्या चल रहा था कि कनीज की बेबसी देखकर उनका चेहरा शोले की मानिंद सुर्ख हो उठा। बेगम वार्ड रूम के गेट पर आकर खड़ी हो चुकी थी, लिहाजा इब्राहिम सरकार ने अपनी दहकती आंखें उठाकर बेगम की जानिब देखा तो वो मज़ीद बेचैनी से भर उठी। उसी आसना कनीज ने आहिस्तगी से पलटकर बेबस अंदाज में इब्राहिम सरकार को देखा और निगाहें मिलते ही वो बेख्तियार सिसकती हुई सहन के जीने उतरने लगी तो इब्राहिम सरकार भी उसके ताक़ुब में थोड़े फासले से धीरे धीरे चलते हुए कंपाउंड गेट तक चले गए थे। और जब दोनों बहन उनकी निगाहों से ओझल हो गईं, गमगीन चेहरा लिए वापिस आकर बैठ गए। उसी चंद लम्हों बाद ड्राइवर मुनीर तेजी से आकर रुका और कार से निकलकर सहन में आकर खड़ा हो गया। इब्राहिम सरकार ने उसकी जानिब बगौर देखते हुए हैरत आमेज लहजे में पूछा, कहाँ चले गए थे तुम मुनीर? कुछ देर पहले तो यहीं थे। मुनीर ने कहा, हुजूर मैं इस्माइल सरकार को देखने चला गया था। इब्राहिम सरकार ने सर झुका लिया और बोले, कैसे हैं वो? नशा उतरा या नहीं? मुनीर मुस्कुरा कर बोला, मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो आंगन के ट्यूबवेल पर गुस्ल करने के लिए खड़े तलमला रहे थे। वो कुछ दरियाफ्त करते, मैं उससे पहले मैंने छोटे सरकार के होश में आने और उनकी याददाश्त की खबर सुनाई तो वो एक बारगी इस तरह मचल पड़े कि गिरते गिरते बचे। उनकी ज़ुबान से बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकला। फिर उन्होंने अपनी खुशियों को दबाते हुए कहा, अब समझा कि मेरे गोली चलाने और निशाना चूक जाने तक का मामला यकीनन वक्त का तकाजा और मसलहत खुदाबंदी थी, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि गालिबन इसी बहाने मेरे लख्त जिगर की याददाश्त को वापस आना था। लिहाजा मैं ये भी समझता हूँ कि कसूरवार हो या गुनहगार, मैं तन्हा नहीं हूँ मुनीर, बल्कि मेरे शाना बशाना मेरा खुदा भी खड़ा है। इस जुमला को सुनकर अख्तर हुसैन, बदरुद्दीन, कामरान और डॉक्टर वो कंपाउंडर हंस पड़े थे। इब्राहिम सरकार ने पूछा, भाई अख्तर हुसैन, इस्माइल सरकार की इस दलील से आप कितना इत्तफाक रखते हैं? जवाबन सिर्फ अख्तर हुसैन ने ही नहीं, डॉक्टर, कंपाउंडर समेत कई लोगों ने कहा उनकी बातों में काफ़ी दम है सरकार। उन्होंने सही कहा है। अंदर वार रूम में भी खातीन मोहतरमाओं की खुसुर फुसूर होने लगी थी, जबकि तश्करान दुनिया से बेनियाज आंखें बंद किए बेड पर खामोश लेटा हुआ था। गालिबन अब वो नींद की गुनूदगी में था। ऐन उसी वक्त इस्त्री की हुई कुर्ती और पाजामा में इस्माइल सरकार अपने घोड़े से कंपाउंड में दाखिल हुए और सहन के जीने अबूर करते हुए रूठी आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम कहा तो अख्तर हुसैन कुर्सी से उठते हुए सलाम का जवाब दिया। बाकी तमाम लोग जो ज़मीन पर पसरे बैठे थे फुर्ती से उठकर खड़े हो गए और इस्माइल वार्ड रूम के खुले गेट की चौखट पर जाकर अचानक रुकते हुए अपने लख्त जिगर का जर्द मुरझाया चेहरा देखते ही उनका दिल बैठने लगा। इस तरह जब्त की सूरत में उनका चेहरा सुर्ख हो गया और गर्दन की नसें फूलने लगी और आंखें दबदबा उठी। उन्होंने दोनों हथेलियां आंखों पर फेरते हुए फेरे तो अश्क की मोतियां टूटकर उनके सीने पर बिखर गई। एक टक अपने शौहर को देख रही उदास मसूवेरा बेगम उठी और आगे बढ़कर धीरे धीरे करीब जाकर बेटा की पेशानी सहलाती हुई बोली, बेटे आपके अब्बा तशरीफ़ लाए हैं। तश्कराना आहिस्तगी से कस पसाया। कहा। अपने अधूरे जुमले के साथ उसने आंखें खोली तो सामने अपने वालिद पर नजर पड़ी। इस्माइल ने गुलूगीर लहजे में कहा, बेटे आपके पास आने में मुझसे इसलिए ताख़ीर हुई कि अपने किए हुए गुनाह की माफ़ी मांगने की हिम्मत यकजा कर रहा था। तस्करान की ज़ुबान ने कहा, ला हौल वला कुव्वत, यानी कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा हुजूर,
आप अपने जिस फेल को गुनाह समझ रहे हैं उसने मुझे नई जिंदगी अता की है, वरना मैं एक ऐसी तारीकी में भटक रहा था जहां खुद को भी भुला बैठा था। आपका वो फेल वक्त की मेहरबानी और कुदरत का करिश्मा ही तो था अब्बू जान, मुझे ही जिंदगी बख्शने के लिए। अपने अल्फाज के साथ ही वो धीरे से मुस्कुराया और लेटे ही लेटे अपनी दोनों बाहें फैला दी। फिर क्या था, इस्माइल तेजी से आगे बढ़े और बेड के नीचे घुटनों के बल बैठते हुए बेटा की पेशानी पर अपनी पेशानी रखकर फपक पड़े। तस्करान ने उन्हें अपनी बाहों में कस लिया था और वो मजीद बड़बड़ाने लगे थे। बावजूद तमाम बातों के फिर भी मुझे बेटे, बावजूद तमाम बातों के फिर भी मुझसे गलती हुई है जाने जिगर, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं भूल सकता बेटे कि आपकी खोई हुई याददाश्त की वापसी का वसीला वो मासूम पाकीज़ा लड़की ही है जिसे मैंने हलाक करना चाहा था। वो यकायक अपना गीला चेहरा उठाकर खातिन के मजमा पर निगाहें डाला और आहिस्तगी से उठकर खड़े हो गए, मगर वो मतलूबा लड़की नज़र नहीं आई तो उनके चेहरे को बेचैनियों ने घेर लिया। चुनांचे आखिर में उनकी बेताब निगाहें सामने चौखट पर खामोश खड़े इब्राहिम सरकार के चेहरे पर जाकर ठहर गईं। लिहाजा इब्राहिम सरकार अपने लख्त जिगर इस्माइल के चेहरे का मुताला करते हुए मुअज़्ज़ धीरे से इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी और फिक्रमंद अंदाज में वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। बहरहाल यहाँ कहानी कनीज़ की 33वीं किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।